हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल मेरा क्लासेस में आपका बहुत 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 स्वागत है। मैं हूं आपकी हिंदी के एजुकेटर डॉक्टर अलका। आपका एग्ज़ाम होने वाला है 1 जून को और 1 जून के हिसाब से हमने जो अपनी प्रिपरेशन है वो कंप्लीट कर ली है। हमारे बस कुछ ही यूनिट रह गई हैं, तो हम उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर चुके हैं। ठीक है, 1 जून को आपका एग्ज़ाम होने वाला है और आपकी जो हिंदी साहित्य में यूनिट हो गई है 1 2 3 4 5 6 हम कंटिन्यू कर रहे हैं। 7 8 और 10 यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी हमको करनी है केवल ये 3 यूनिट, जिसमें से ये भी हम लगभग कर ही चुके हैं, मतलब कर ही रहे हैं, कंटिन्यूस पे है। और बचेगी आपकी 7 और 8, ये 3 यूनिट आपकी बचेंगी। बाकी ये हमने यूनिट कंप्लीट कर लिए, तो हम जल्दी जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि आपके कुछ ही दिनों में ये तीनों यूनिट कंप्लीट करवा दें, जिससे आपको 1 महीना 1.5 महीना मिल जाए रिवीजन के लिए। इसके पहले हम देखते हैं कि हमने हमने सिलेबस के हिसाब से अगर देखें तो हमने इसमें ये जो आपका है इसमें हमने आधुनिक काल कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आधुनिक क्या है, आधुनिक काल हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। और और हमने पृष्ठभूमि देख ली है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि देख ली है। भारतीय जागरण देख लिया हमने, भारतीय हिंदू युग देख लिया है, उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ हमने यहाँ पर देख ली हैं। ठीक है, और प्रमुख कवि और उनकी रचनाएँ हमने देख ली हैं, जिसमें हमने भारतीय हिंदू को प्रमुख रूप से देखा है। फिर हमने द्विवेदी युग शुरू कर दिया था, द्विवेदी युग की प्रवृत्तियाँ हमने देख ली थी और प्रमुख कवि हमने देख लिए थे। ठीक है, प्रमुख कवि हमने देख लिए थे। और आज अब हमको करना है छायावाद। ठीक है, तो छायावाद हमको करना है, तो छायावाद में हम देखते हैं, छायावाद में हम देखेंगे उसका सीमांकन देखेंगे, नामकरण देखेंगे और परिवेश देखेंगे, प्रवृत्तियाँ, प्रमुख कवि और रचनाएं। आज हम इसको ये कंप्लीट कर देंगे और अगले वीडियो में हम करेंगे राष्ट्रीय काव्यधारा और प्रवृत्तियाँ करेंगे। ठीक है, ये आज हम कंप्लीट करते हैं अपना इसको, छायावाद और उनकी जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं वो हम आज यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने टेक्स्ट की ओर, देखते हैं हम अपने वीडियो में कि छायावाद। ठीक है, पहले हम इसके बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि जो छायावाद जो शब्द है ना, छायावाद ये जो शब्द है, इसका अगर हम प्रथम लिखित प्रयोग देखें तो हमको किस में मिलता है, किसके द्वारा मिलता है, वो हमको मिलता है मुकुटधर पांडे के उनके द्वारा हमको मिलता है, इसका लिखित प्रयोग मिलता है। ठीक है, और 1920 में एक पत्रिका, ये हम सब आगे पढ़ेंगे, अभी आगे हम एक एक चीज़ें आपको बस ऐसे बता रहे हैं, यहाँ पर प्रारूप के तौर पे बता रहे हैं कि 1920 में जबलपुर में एक पत्रिका प्रकाशित हुई जिसका नाम था श्री शारदा पत्रिका। उसी में हिंदी में छायावाद शीर्षक से एक लेख लिखा गया, 4 चरणों में लिखा, और यहाँ से छायावाद की जो विवेचना थी यहाँ से शुरू हो गई। ठीक है, और मुकुटधर पांडे जिन्होंने प्रथम लिखित रूप में इसका नाम दिया था, अपने लेखों में छायावाद की 5 विशेषताओं का उल्लेख किया था, जिसमें वैयक्तिकता, स्वतंत्र चेतना, रहस्यवादिता, शैलीगत वैशिष्ट और अस्पष्टता इसमें हमको दिखाई देती है। ठीक है, तो सरस्वती पत्रिका 20 के अंक में प्रकाशित मुकुटधर पांडे की कविता कुरुरी के प्रति छायावाद की प्रथम कविता मानी जाती है। ठीक है, और हम आगे इसमें पढ़ेंगे, अभी छायावाद में और भी चीज़ें पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि जो मुकुटधर पांडे थे और उनके जो भाई थे लोचन प्रसाद पांडे थे, इन्होंने जो आपका छायावाद है इसके लिए जो इन्होंने जो छायावाद शब्द दिया मुकुटधर पांडे ने, तो उनके भाई ने गीति काव्य शब्द का हिंदी में सर्वप्रथम प्रयोग किया, इसलिए दोनों भाइयों का जो महत्व है यहाँ पर भी बढ़ जाता है। और मुकुटधर पांडे ने आंसू, उद्गार, प्रेम बंधन, पूजा फूल, कानन कुसुम आदि रचनाएं लिखी। कानन कुसुम हम जयशंकर प्रसाद की भी रचना में देखते हैं। ठीक है, छायावाद के संबंध में 1920 में सरस्वती पत्रिका में सुशील कुमार कृत एक संवादात्मक लेख छपा।
उसका शीर्षक था हिंदी में छायावाद। और इस संवाद में 4 लोग सुशीला देवी, हरिकिशोर बाबू, सुमित्रा नंदन पंत और चित्रकार राम नरेश जोशी ने हिस्सा लिया था। अब हम पहले एक बार इसे पढ़ लेते हैं, फिर आपको हम बताते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं सीमांकन, देखते हैं कि आगे हम देखते हैं, ये तो केवल प्रस्तावना है। देखो, प्रारंभ प्रायः 1920 के आसपास माना जाता है। इसका शुरुआत का जो श्रेय है वो जयशंकर प्रसाद की कविता आंसू, जो 1918 में लिखी गई थी और 1920 में प्रकाशित थी, और सुमित्रा नंदन पंत की पल्लव। ठीक है, 1920 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के साथ साथ राष्ट्रीय चेतना का एक नया स्वरूप उभरा जिसने छायावाद को प्रभावित किया। ये वो समय था जब द्विवेदी की कठोर नैतिकता और सांस्कृतिक दृष्टिता से कभी ऊब चुके थे और वे व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की ओर जुड़े। छायावाद का अंत 1936 के आसपास माना जाता है, जब प्रगतिवाद का उदय हुआ। ये सीमांकन कर रहे हैं हम। ठीक है, प्रेमचंद की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई और निराला की कविता राम की शक्ति पूजा 36 को प्रगतिवाद की ओर संक्रमण का प्रतीक माना जाता है। छायावाद का प्रभाव लगभग 1940 तक देखा जा सकता है। अब हम आगे यहाँ देखते हैं कि रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि छायावाद की जो भावना है 1910 से शुरू होकर 1910 से शुरू होकर जब श्रीधर पाठक और माखनलाल चतुर्वेदी जैसे जो कवि हैं वो प्रकृति और भावनाओं को व्यक्त करने वाली, मानवीय भावनाओं को व्यक्त करने वाली कविता कर रहे थे, तब से इनका शुरुआत मानना चाहिए। ठीक है, इसी तरह इसका प्रभाव 1936 के बाद भी पंत और महादेवी की रचनाओं में देखा गया। अब हम आगे देखते हैं इसमें कि रहस्यवाद, कल्पनाशीलता, संगीतात्मकता, प्रेम और विरह, ठीक है, और आपकी क्या व्यक्तिवाद और प्रकृति का मानवीकरण, ये सब क्या थी, ये छायावाद की विशेषताएं रहीं। ठीक है, और हम देखते हैं अब इसमें क्या क्या सीमाएं थी इसकी और क्या क्या चीज़ें आगे देखते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को रहस्यवाद कहकर इसकी आलोचना की। उनकी पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में इसको व्यक्तिवादी और यथार्थ से दूर बताया गया है। वहीं नंद दुलारे वाजपेयी ने इसे काव्य का नवजागरण माना है। प्रगतिवादी से टकराव यानी 36 के बाद प्रगतिवादी कवियों नागार्जुन और मुक्तिबोध ने छायावाद को भोगवादी और वास्तविकता से पलायन कहकर खारिज कर दिया। यह टकराव छायावाद की सीमा को रेखांकित करता है। छायावाद की भावना प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में भी देखी जाती है, जिससे इसका स्पष्ट सीमांकन मुश्किल हो जाता है। अब छायावाद का नामकरण नाम कैसे हुआ, तो हम देखते हैं कि छायावाद शब्द का सबसे पहला प्रयोग सुमित्रा नंदन पंत ने किया। 1920 में उन्होंने अपनी कविताओं को छाया से जोड़ा, जो प्रकृति और भावनाओं की छाया या प्रतिबिंब को दर्शाता है। उनकी कविता छायावादी इस शब्द का प्रयोग हुआ और उन्होंने लिखा कि मैं छायावादी हूँ, छाया में जीता हूँ। महादेवी वर्मा ने इस शब्द को और स्पष्ट किया। उनकी पुस्तक नीहार में भूमिका में उन्होंने छायावाद को भावना और कल्पना की छाया कहा। उन्होंने इसे एक सौंदर्य बोध और आध्यात्मिकता से जोड़ा। अब रामचंद्र शुक्ल ने अपनी आलोचना में छायावाद को रहस्यवाद कहा, लेकिन जब बाद में यह छायावाद के रूप में स्वीकृत हुआ, नंद दुलारे वाजपेयी ने अपनी पुस्तक जयशंकर प्रसाद में इसको छायावाद कहकर इसकी व्याख्या की। ठीक है, अब छाया का अर्थ क्या होता है? छाया का अर्थ संस्कृत शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ होता है प्रतिबिंब या आभास। छायावाद में यह प्रकृति और मानवीय भावनाएं उनका प्रतिबिंब को दर्शाता है। यह कविता की सूक्ष्मता और गहराई का प्रतीक बन गया। ठीक है, तो छायावाद का अर्थ क्या है? किसकी छाया, किसका प्रतिबिंब? प्रतिबिंब है प्रकृति का और मानवीय भावनाओं का प्रतिबिंब है। ठीक है, अब शुक्ल ने छायावाद को नकारात्मक संदर्भ से लिया और इसको अस्पष्टता और रहस्य से जोड़ दिया। उनके अनुसार क्या था, ये यथार्थ से दूर था। वहीं पंत और महादेवी ने इसको सकारात्मक माना और भावना और सौंदर्य का प्रतीक बतलाया। ठीक है, अब 1930 के दशक तक छायावाद हिंदी साहित्य में एक स्थापित शब्द बन गया था। यह 4 प्रमुख कवियों जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा के साथ इसको जोड़ा गया। नामकरण, छायावाद नाम के इस आंदोलन को विशिष्ट पहचान दी जो द्विवेदी युग और प्रगतिवाद से अलग करता है। ठीक है, इसका साहित्यिक प्रभाव कलात्मक और भावनात्मक आंदोलन के रूप में स्थापित किया, जिसने हिंदी कविता को नया आयाम दिया।
इसका ऐतिहासिक परिवेश क्या था कि 1920 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन ने राष्ट्रीय चेतना को एक नई दिशा दी। इसके नरसंहार के बाद जनता में ब्रिटिश की शासन के खिलाफ गहरा असंतोष हुआ। छायावादी कवियों ने इस असंतोष को व्यक्तिगत और आध्यात्मिक स्तर पर व्यक्त किया, जैसे कि निराला की कविता जागो फिर एक बार राष्ट्रीय जागरण की पुकार रही। प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव पड़ा, जैसे कि 14 से 18 तक यूरोपीय शक्ति संतुलन को तोड़ा, भारत में आर्थिक संकट पैदा किए से जनता में असुरक्षा निराशा बढ़ गई, जो छायावाद के में विरह और रहस्यवाद को के रूप में प्रतिबिंबित हुई। औद्योगिकरण और शहरीकरण, जिसने क्या था, ग्रामीण जीवन प्रभावित होता और लोग प्रकृति से दूर होते गए थे। तो छायावाद ने इस नुकसान के लिए प्रकृति के प्रेम और उसकी पूजा के रूप में उसको व्यक्त किया। अब मध्यम वर्ग का यहाँ पर उदय हो रहा था। अगर सामाजिक परिवेश में देखें तो शिक्षा के प्रसार से मध्यम वर्ग का विकास हुआ। यह वर्ग भावनात्मक और बौद्धिक रूप से संवेदनशील था, जिसने छायावाद की भावुकता को स्वीकार किया। नागरिक जागरण, नारी शिक्षा और अधिकारों के लिए आंदोलन बढ़े, और महादेवी जैसी कवियत्रियों ने नारी भावनाओं और पीड़ा को छायावाद में व्यक्त किया। धार्मिक सुधार, आर्य समाज और थियोसॉफिकल सोसाइटी ने आध्यात्मिकता को बढ़ाया। यह छायावाद के रहस्यवाद और आध्यात्मिक चेतना में दिखा। तो हम इस तरह से देखते हैं कि जो छायावाद था वो छायावाद था कि छायावाद में पश्चिमी प्रभाव भी हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि वर्ड्सवर्थ, शेली, कीट्स, इनका प्रभाव हमको छायावाद पर दिखता है। और बंगाली साहित्य में रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं का प्रभाव हमको छायावाद में दिखता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं यहाँ पर कि इसके जो प्रमुख कवि हैं और उनका योगदान है। चार तो हमने आपको प्रमुख बता दिए, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। ठीक है, ये हम देखते हैं चार लोगों को प्रमुख रूप से इसमें। अब आइए हम देखते हैं कि आपको जो प्रश्न पूछा गया था किसमें, लास्ट एग्ज़ाम में, उसमें हम देखते हैं कि छायावाद से कौन सा प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, छायावाद या द्विवेदी युग से, तो द्विवेदी युग से तो आपका गर्भरंडा रहस्य पूछा गया था। ठीक है, वो हमने देख लिया था गर्भरंडा रहस्य का, जो नाथूराम शंकर का था, वो आपसे पूछा गया था। और अगर हम माखनलाल उनकी ये देखिए, ये प्रश्न पूछा गया था आपसे, ये जो दिख रहा है ना आपको, पंत की काव्य कृतियों का प्रकाशन की दृष्टि सही क्रम में ये क्रम में लगाइए, ये आपका इससे पूछा गया था, छायावाद से लिया गया था आपका ये प्रश्न। ठीक है, क्योंकि पंत जो है वो छायावादी प्रमुख कवियों में से एक है, इसलिए उनसे पूछा गया था ये वाला। ठीक है, और ये निराला के बारे में पूछा गया था। निराला हिंदी साहित्य में नए महावतार का प्रतिष्ठापक है, ये कोटेशन किसका था। ठीक है, और श्रद्धा और ईणा, ये भी आपका, क्योंकि जयशंकर प्रसाद की रचना है इसलिए इसको हम छायावाद के ही अंतर्गत मानेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ना, छायावाद से एक ही अभी यूनिट में एक टॉपिक से 3 प्रश्न आपने यहाँ पर देख लिए कि आपको यहाँ पर 3 प्रश्न यहाँ से पूछे गए थे। ठीक है, अब हम देखते हैं कहाँ पर, अब हम आते हैं अपने कवि और उनकी रचनाओं पे आते हैं। ठीक है, कवि पे और उनकी रचनाओं पे आते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि छायावादी कवियों में हम सबसे पहले किसको देखते हैं, यहाँ से देखते हैं हम कि छायावाद की कालावधि हमने कितने मानी, 1920 से लेके 1936 तक। ठीक है, 1920 से 1936 तक हमने मानी। वहीं इलाचंद जोशी और शिवनाथ प्रभाकर माचवी ने छायावाद का जो आरंभ है लगभग 1914 से माना है। ठीक है, और द्विवेदी युग काव्य की प्रतिक्रिया में छायावाद का जन्म हुआ। शुक्ल ने भी लिखा कि छायावाद का चलन द्विवेदी काल की रूखी इतिवृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया के स्वरूप में हुआ, और छायावाद का सर्वप्रधान लक्षण आत्म अभिव्यंजना है। क्या है? आत्म अभिव्यंजन। लिखित रूप से छायावाद
शब्द के प्रथम प्रयोक्ता कौन थे? मुकुटधर पांडे थे। इन्होंने हिंदी में छायावाद लेख में सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया। यह लेख जबलपुर से प्रकाशित होने पत्रिका शारदा में 4 किस्तों में प्रकाशित हुई। सुशील कुमार ने सरस्वती पत्रिका में हिंदी में छायावाद शीर्षक लिखा। यह लेख मूलतः संवादात्मक निबंध था और इस संवाद में सुशीला, हरिकिशोर, चित्रकार राम नरेश जोशी और पंत ने भाग लिया था। ठीक है, 4 लोगों ने इसमें चित्रकार राम नरेश जोशी ने इसमें भाग लिया था। अब हम देखते हैं कि शुक्ल जी ने छायावाद का प्रवर्तक किसको माना है? मुकुटधर पांडे को। कुछ लोग जयशंकर प्रसाद को मानते हैं, पर जो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, इनकी दृष्टि से हम ज़्यादा देखेंगे तो इन्होंने किसको माना? मुकुटधर पांडे को माना। और जो मैथिली शरण जो गुप्त कुछ लोग मानते हैं, तो मैथिली शरण गुप्त तो नहीं माना जा सकता उनको, लेकिन नंद दुलारी वाजपेयी पंत को मानते हैं। ठीक है, और उनकी कृति उच्छ्वास से छायावाद का आरंभ माना जाता है। और इलाचंद जोशी शिवनाथ ने जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक मानते हैं। और कुछ लोग माखनलाल चतुर्वेदी को भी छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं, हमने आपको पहले बता दिया कि छायावाद की विशेषताओं में कि स्वतंत्र चेतना, ठीक है, स्वतंत्रता की चाह मतलब, और व्यक्तिकता यानी कि स्वतंत्र व्यक्ति के स्वतंत्र अस्तित्व की कल्पना, और हमने देखा अनुभूति की प्रतिष्ठा यानी कि व्यक्ति जो अनुभूतियाँ होती हैं उसकी अभिव्यक्ति पर उन्होंने जोर दिया। वेदना की जो वेदना होती है उसको उन्होंने उजागर किया। प्रेम अनुभूति, सौंदर्य चेतना, प्रकृति चित्रण, राष्ट्रीय स्वर और काव्य का रूप यानी कि जिसमें से गीत, प्रगीत, लंबी कविता, महाकाव्य, ये सब सारी चीज़ें। और भाषा एवं शिल्प में जैसे कि शिल्प में कैसे मुक्त छंद है ना, ये सब की शुरुआत, ये सब का जो हमें विशेषता है वो छायावादी रचनाओं में मिलता है। अब हम आगे देखते हैं इसके प्रमुख कवियों में। तो प्रमुख कवियों में हमको कौन दिखते हैं? सबसे पहले हमें दिखते हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है, छायावाद के प्रमुख कवियों में हमें कौन दिखता है? सबसे पहले जयशंकर प्रसाद। और जयशंकर प्रसाद के बारे में हम अभी आगे ही पढ़ेंगे कि ये छायावाद के ब्रह्मा कहे जाते हैं। इनको जयशंकर प्रसाद को क्या बोला जाता है? ब्रह्मा। ठीक है, और आगे पहले हम रचनाएं पढ़ते फिर इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इनकी छायावादी रचना क्या है? झरना, आंसू, लहर, कामायनी और अन्य रचनाएं यहाँ पर दी हुई हैं। आगे हम देखते हैं कि अशोक की चिंता, आँखों में जलन, आँखों में अलग जगाने को, अब जागो, जीवन के प्रभात, वीति विभावरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारी रचनाएं आपको, जैसे निराला की रचना, ये अनुक्रम के अनुसार है। जैसे अगर हम क्रम से देखें तो सबसे पहले नाम आता है जयशंकर प्रसाद का, फिर सुमित्रानंदन पंत का, फिर आता है सूर्य कांत त्रिपाठी निराला का, फिर आता सुमित्रानंदन पंत का। ठीक है, फिर आता है महादेवी वर्मा का। अगर इनका जन्म 1905-1906 के आसपास है, इनका जन्म 1900 के आसपास है, ये भी 1900 या 1899 के आसपास के हैं, और ये 1889 के आसपास के हैं। ठीक है, ये यहाँ पर 97 लिखा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हम इनकी रचनाएं देखते हैं। अब हम उनके पहले महत्वपूर्ण रचनाएं तो क्या है आपको टेबल के हिसाब से पढ़ जाएंगे, हम महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। तो पहले तो इनका जन्म देखिए 89 में, और काशी के प्रसिद्ध सुखरी साहू के परिवार में हुआ। मृत्यु 37 में हुई। माता का नाम, पिता का नाम और गुरु। ठीक है, ये उपनाम इम्पॉर्टेंट है। और ब्रजभाषा में कलाधार नाम से उपनाम से कविताएं करते थे। और ब्रजभाषा की कविताएं चित्राधार जो संग्रह है उसमें संकलित हैं। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। और जयशंकर प्रसाद को उनकी जो प्रथम कविता सावन पंचक सन 1906 में भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई थी। ठीक है, ये प्रकाशित हुई थी। उर्वशी से लेकर
महाराणा का महत्व, एक बार ये पूछा गया था महाराणा का महत्व रचनाएं, सभी रचनाएं द्विवेदी युगीन है। इनकी प्रथम छायावादी जो कविता है वो प्रथम प्रभात 1918 में प्रकाशित हुई, जो 2 संग्रहों झरना और कानन कुसुम में संकलित है। ठीक है, ये सब अपने आप में एक एक तथ्य है। प्रथम प्रभात को हिंदी की पहली छायावादी कविता भी माना जाता है। प्रसाद की प्रथम पुस्तक का रचना उर्वशी है, जो एक चंपू काव्य है। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। खड़ी बोली में प्रसाद जी का प्रथम खड़ी बोली संग्रह जो है वह कानन कुसुम 1915 के आसपास। ठीक है, कानन कुसुम 1913। जयशंकर कृत जो आंसू है 133 छंदों का विरह प्रधान स्मृति काव्य है। ठीक है, इसको हिंदी का मेघदूत कहा जाता है, जिसके द्वितीय संस्करण में 64 छंद जोड़े गए थे। आंसू में 14 मात्राओं का आनंद छंद या सखी छंद का प्रयोग किया गया है। आंसू कविता में प्रसाद ने व्यक्तिगत वेदना से ऊपर उठकर करुणा और विश्व कल्याण की अभिव्यक्ति की है। ठीक है, आगे हम देखते हैं जयशंकर प्रसाद के बारे में कि इनका जो लहर गीति काव्य है, जिसमें मुक्त छंद में रचित शेर सिंह का आत्मसमर्पण, पेशोला के प्रतिनिधि, प्रलय की छाया कविताएं जो संकलित हैं, और ब्रजभाषा में सन 1909 में लिखा गया चित्राधार क्या था इसमें कि प्रसाद ने प्रेम प्रतीक प्रथमतः मतलब पहले ब्रजभाषा में 1909 में लिखा, बाद में परिवर्तित रूप खड़ी बोली 1914 में इसको दिया। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि जो उनकी इसमें और क्या था कि झरना जो इनकी रचना झरना थी, उसको छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला। ठीक है, कभी पूछा गया था एग्जाम में, इसलिए इसको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि जो करुणालय है इनका और प्रलय की छाया, ठीक है, इनके बारे में कुछ खास चीज़ें हैं, वो मैं आपको भी बता देती हूँ कि जो एक तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ बता देती हूँ। यहाँ पर कि जो इनकी एक रचना है क्या, महाराणा का महत्व और प्रेम पथिक। ठीक है, ये जो है महाराणा का महत्व और प्रेम पथिक। ठीक है, ये क्या है? ये रचनाएं हैं अतुकांत रचनाएं, इससे तुक नहीं है। ठीक है, और अशोक की चिंताएं, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पेशोला की प्रतिध्वनि और प्रलय की छाया, ये लंबी कविताएं हैं और ये सब किसमें संकलित है? लहर में संकलित है। कहाँ है? इनकी जो रचना है लहर, उसमें संकलित है ये। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं इनकी जो विशेष जो उपलब्धि है किसमें, जो हमारे सिलेबस में भी है, कामायनी, उसके बारे में पढ़ते हैं कि जो कामायनी, ठीक है, जिसके 3 सर्ग हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं और हमको वो भी पढ़ना है अभी इसी यूनिट में। तो कामायनी का महत्व, इसलिए मैं कामायनी के बारे में, उधर भारतेंदु की रचना के बारे में, तो भारतेंदु के काव्य की कोई रचना हमें सिलेबस में नहीं दी हुई है ना, जो भारतेंदु के काव्य की कोई रचना हमें सिलेबस में नहीं दी हुई है, लेकिन जयशंकर प्रसाद की, ये देखिए हमें यहाँ पर कामायनी दी हुई है, तो हमें कामायनी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मैथिली शरण की भारत भारती पढ़नी पड़ेगी और साकेत का नवम सर्ग की, हमको इनके बारे में तो थोड़ी डिटेल्स में, इन रचनाओं के बारे में हमें देखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि जो कामायनी है ना, इसका जो रस क्या है, अंगीकार, इसमें रस क्या है? निर्वेद है। ठीक है, और शैव दर्शन के अंतर्गत आने वाले जो ये पूछा गया था, प्रत्यभिज्ञान दर्शन की मान्यता के अनुरूप आनंदवाद की स्थापना का उद्देश्य से यह रचना लिखी गई, और आनंदवाद की स्थापना ही ये मैंने बताया उसका उद्देश्य, और इसका मुख्य जो छंद है वो ताटक छंद है। ये भी प्रश्न पूछा गया है। अब इसके सर्ग कितने हैं?
तो इसके सर्ग कितने हैं? 15 सर्ग हैं। ठीक है। और इसका पहला चिंतन सर्ग जो है सर्वप्रथम 1928 में सुधा के अंक में प्रकाशित हुआ था। अब आपको सबसे पहले ये जो सर्ग है ना, ये सर्ग याद होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनका क्रम कभी कभी पूछ लिया जाता है। इनका जो क्रम है वो पूछ लिया जाता है आपसे। तो ये आप कैसे याद करोगे? तो कम से कम आपको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, 1 2, मतलब आप ऐसे याद करो कि तीसरा याद कर लीजिए, छठवां याद कर लीजिए, 9वां याद कर लीजिए, 12 याद कर लीजिए और 15 याद कर लीजिए। पहला तो आपको याद हो ही जाएगा, चिंता से शुरू हुआ था। तो आप ऐसे श्रद्धा को याद कर लीजिए कि तीसरे नंबर पे श्रद्धा है, 6 नंबर पे क्या है? लज्जा है, और 9 नंबर पे क्या है? ईड़ा है, और 12 नंबर पे क्या है? निर्वेद है, और आनंद क्या है? सबसे लास्ट में। चिंता और आनंद सबसे आगे पीछे है, चिंता सबसे पहले, आनंद सबसे बाद में, है ना। तो आप कम से कम ऐसे करके 3 के क्रम में याद कर लेंगे ना, ऐसे ये 3 के पहाड़ा के उसमें, तो आपको ये याद हो जाएगा। तो आप ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि क्रम बहुत ज़रूरी है। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ सकता है, और क्योंकि हम कामायनी पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब हम देखते हैं कि कामायनी जो है ना, कामायनी में जो आगे तो हम पढ़ेंगे कि कामायनी का जो मूल विषय है उसमें क्या है, कि जो इसकी कथा वस्तु है उसका आधार क्या है? ऋग्वेद, छांदोग्य उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण और श्रीमद् भागवत है। कामायनी में वर्णित जो घटना है वो शतपथ ब्राह्मण से लिया गया है, ठीक है। और पात्र भी इसके हम देखते हैं अभी यहाँ पर। और इसमें जो क्या है, इसका जो बाहरी ढांचा है ना कामायनी का, वो उनकी एक जो नाटक है कामना, उससे थोड़ा बहुत मिलता हुआ है, ठीक है। आगे हम देखते हैं जो कामायनी के बारे में, जो प्रसाद ने जो मूल मनोभाव होते हैं उनको पात्रों में रूपांतरण करके प्रथम पुरुष यानी कि मनु और प्रथम स्त्री यानी कि श्रद्धा की कथा के द्वारा मनुष्य के संपूर्ण अस्तित्व की कथा को कहा है, ठीक है। और जो कामायनी का स्वप्न और संघर्ष सर्ग में सारस्वत प्रदेश का जो वर्णन हुआ, उसे पूंजीवादी सभ्यता और वर्ग संघर्ष का संकेत मिलता है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि फलाना जैसे स्वप्न और संघर्ष जो सर्ग है उसमें हमें किसका वर्णन मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि कामायनी में स्त्री और पुरुष की संरचना समझाते हुए सृष्टि के विकास में उनका क्या योगदान है, संघर्ष और प्रेम के संयोग से उपजे जो आनंद है उसका आधार लेकर जो एक सृष्टि है, जो एक जीवन है, उसका निर्माण कैसे किया जा सकता है, ठीक है। कामायनी में बुद्धिवाद के विरोध में हृदय तत्व की प्रतिष्ठा करते हुए कवि ने शैव दर्शन के आनंदवाद को जीवन के पूर्ण उत्कर्ष का साधन स्वीकार किया है, ठीक है। ये हमने बताया भी कामायनी के बारे में। अब हम देखते हैं कामायनी के जो मुख्य पात्र थे वो थे मनु, श्रद्धा, ईड़ा और कुमार। तो मनु और भी है इसमें पात्र, और भी इसमें पात्र है जिसमें कि जो आपका आकुली किलात भी हैं इसमें, वो हम अभी यहाँ देखेंगे कि मनु क्या है? मन का प्रतीक है। श्रद्धा क्या है? हृदय का प्रतीक है। ईड़ा क्या है? बुद्धि का प्रतीक है। कुमार क्या है? मानव का प्रतीक है। मोस्टली एग्जाम्स में आपके यही पूछे जाते हैं। और भी हैं इसमें जैसे आकुली किलात है, लेकिन ये इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि ये आपका जो आपके जो सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं? चिंता, श्रद्धा और ईड़ा। इस सर्ग में अगर हम देखें तो हमें ज़्यादा कैरेक्टर्स सीखने नहीं मिलते ना, इसलिए आपको एग्ज़ाम में अधिकतम यही पूछा जाता है, या फिर कुमार के बारे में पूछ लिया जाएगा अगर एक्स्ट्रा पूछा जाएगा। आगे हम देखते हैं कि कामायनी के जो प्रतीक है ना, ये सब क्या है? कामायनी के प्रतीक है। तो कामायनी के संदर्भ में विद्वानों ने क्या क्या कहा है कि शांति प्रिय द्विवेदी ने छायावाद का उपनिषद कहा है। शुक्ल जी ने कहा है इसमें कि कामायनी की जो श्रद्धा है ना, श्रद्धा कहा कि विश्वास समन्वित रागात्मक प्रवृत्ति, और ईड़ा को व्यवसायत्मिका बुद्धि कहा है इसको, ठीक है। यानी कि जो इसमें व्यवसायिक यानी बौद्धिक जिसमें क्षमता ज़्यादा हो, वैसी व्यापार
कि सोच वाली जो बुद्धि होती है वो वाली बुद्धि कहा है ईड़ा को। आगे हम देखते हैं कि इसमें लिखा है, शुक्ल जी ने कहा कि इसमें कामायनी में अपने प्रिय आनंद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता के ऊपरी आभास के साथ कल्पना की मधुमती भूमिका बनाकर दी है। आगे हम देखते हैं नगेंद्र ने क्या कहा है, कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहा है। गजानन मुक्ति बोध ने कामायनी को फैंटेसी माना है। नंदुलाल वाजपेयी ने कामायनी को नए युग की प्रतिनिधि काव्य माना है। और दिनकर जी ने दोष रहित दूषण रहित नामक निबंध इस पे लिखा हुआ है। इसमें और भी चीज़ें आ सकती हैं। इसमें और चीज़ें कैसे आ सकती हैं कि एक तो इसमें हम ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं कि जो कामायनी है ना, इसमें किस किस विद्वानों ने कौन कौन सी पुस्तकें आलोचना के रूप में लिखी, ठीक है। और वही आलोचना में जो आलोचना के रूप में जो पुस्तकें लिखी गई, उसी में क्या हुआ, उसकी जो कोटेशन है वो हमको पूछे गए हमारे एग्ज़ाम्स में। तो हमारे एग्ज़ाम में एक कामायनी से प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। एक प्रश्न औरत औरतानी करके एक प्रश्न पूछा गया था, मैं भी आपको दिखा रही हूँ। उसमें प्रश्न ये पूछा गया था यहाँ पर, तो वो जो प्रश्न आपसे पूछा गया था वो इसीलिए पूछा गया था कि वो कामायनी पर जो आलोचना ग्रंथ लिखे जाते हैं ना आलोचकों द्वारा, वो उनके हिसाब से पूछा गया था, उस परिप्रेक्ष्य में पूछा गया था। बाकी अब ये सिंगल लाइन, ये देखिए, ये भी एक छायावाद से संबंधित है। किस आलोचक ने स्वयं के बारे में कहा कि मेरा आगमन हिंदी के छायावादी कवि और पंथ की विवेचक के रूप में हुआ है, ठीक है। वो प्रश्न एक यही था कि वो था पूरा टोटल कामायनी के संदर्भ में था, वो मुझे अभी दिख नहीं रहा है, मैं आपको असेंबल करके उसमें ये है, श्रद्धा और ईड़ा और तानी औरतों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। श्रद्धा और तानी औरत के कुछ समीप है, ईड़ा तो बिल्कुल नहीं। कामायनी की विषय में ये विचार किसका था, ठीक है। तो ये किसका हो सकता है, ये विचार हम देखेंगे कि जिन हमको ये भी पता करना पड़ेगा यहाँ पर कि किन किन आलोचकों ने, जैसे यहाँ पर हम किन किन आलोचकों ने कामायनी के ऊपर आलोचना ग्रंथ लिखे, ठीक है। अब निराला के बारे में हम देखते हैं तो ये तो इनका वैसा परिचय हो गया। जो मुख्य चीज़ हम देखते हैं, निराला जी का जो दार्शनिक आधार है वो अद्वैतवाद है। जयशंकर प्रसाद का क्या था, शैव मत, ठीक है। और अगर हम पंथ में देखेंगे तो पंथ के लास्ट में हम देखेंगे अरविंद दर्शन देखेंगे। तो ऐसे हमको कम से कम इन सब कवियों के बारे के दर्शन के बारे में कभी पूछ सकता है। एक बार पूछा था अरविंद दर्शन के बारे में नेट के एग्ज़ाम में। इन्होंने मतवाला समन्वय पत्र नामक पत्रों का संपादन किया और निराला का जो निराला उपनाम है ना, मतवाला के तुक पर रखा गया। निराला को महाप्राण कवि भी कहा जाता है और ये सबसे ज़्यादा क्या थे, विवादास्पद रहे थे। इनका जो उल्लेख है ना, जब हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश से निकलने वाली पत्रिकाएं और या फिर माखनलाल चतुर्वेदी के संबंध में, शायद उन्हीं के संबंध में, नहीं हाँ, जब हम मध्य प्रदेश से निकलने वाली पत्रिकाओं के संबंध में पढ़ते ना, तब इनका नाम भी उल्लेख आता है कि उस पत्रिका में महाकवि निराला के ऊपर जो आक्षेप लगाया गया था कि उनकी जो कविताएं हैं बहुत सारी रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताओं के अनुकरण पर लिखी गई हैं। तो वो उसी पत्रिका मध्य प्रदेश की पत्रिका थी जिसमें उसका उल्लेख प्रथम बार किया गया था, ठीक है।
इनका प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? अनामिका, ऐसे याद कर लीजिएगा। अंतिम काव्य संग्रह क्या है? सांध्याकांकलि। ठीक है। प्रथम कविता कौन सी है? जूही की कली। और अंतिम कविता कौन सी है? ये पूछा गया था पेपर में। ठीक है। अब हम इनके बारे में तथ्य देखें तो निराला की प्रथम कविता जूही की कली को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने तिरस्कार पूर्वक लौटा दिया था, क्योंकि इस कविता के बारे में कहा जाता है कि ये केचुआ छंद में लिखी गई थी, यानी कि मुक्तक छंद में लिखी गई थी। ठीक है। तब ऐसी कविताओं का बोलबाला नहीं था, तब ऐसी कविताओं को कविताओं की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। निराला कविता को कल्पना के कानन की रानी कहते थे। ठीक है। उनकी भाषा संस्कृत निष्ठ समास बहुल लेकिन गेयता से युक्त होती थी। अब आगे हम देखते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक कहा जाता है। परिमल की भूमिका में लिखा कि मनुष्य की मुक्ति की तरह इम्पोर्टेंट पूछा गया था। कविता की भी मुक्ति होती है। ठीक है। मनुष्य की मुक्ति कर्म के बंधन से छुटकारा पाना है, बंधन से छुटकारा पाना है, और कविता की मुक्ति छंद के शासन से अलग हो जाना। कुछ आलोचक मुक्त छंद को रबर या केचुआ छंद कहकर निराला का उपहास उड़ाते थे। ठीक है। नामवर सिंह ने निराला को छंदों का गुरु कहा। ठीक है। और निराला कवित्व को हिंदी का जातीय छंद मानते थे। छंद और काव्य भाषा के संदर्भ में निराला ने लिखा कि जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद में चाहता है वह धोखेबाज है। ठीक है। निराला का स्पष्ट मत था कि भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है। यहाँ भाव, भाषा, भाव और छंद स्वच्छंद है। अब निराला क्या थे? ओज और उदात्त और विद्रोह के कवि थे। इनकी तुलना ऊपरी तौर से अमेरिकी कवि वॉल्ट व्हिटमैन से की जाती है कि निराला आकुंठ, वयस्क, श्रृंगार, दृष्टि तथा तृप्ति के कवि कहलाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि निराला से बढ़कर स्वच्छंदतावादी कवि हिंदी में कोई नहीं है। सरोजमती निराला की सर्वाधिक व्यक्तिपरक रचना है। इन्होंने अपनी पुत्री सरोज के देहावसान पर लिखा इसको, और आधुनिक हिंदी का इसको प्रथम और सर्वश्रेष्ठ शोकगीत कहा जाता है। ठीक है। आगे हम देखते हैं कि यहाँ जो हम देखते हैं ना कि इसमें ये बोला गया है कि प्रथम जो इनकी रचना है, मतलब काव्य हम कहते हैं कि जूही की कली। ठीक है। यहाँ पर एक और का नाम था भारत माता की वंदना। भारत माता की वंदना, रामविलास शर्मा इसको निराला की प्रथम कविता या पहली प्रकाशित रचना इसको ही मानते हैं। ठीक है। आगे हम देखते हैं कि निराला ने हास्य और व्यंग प्रधान रचनाएं भी लिखी, जिससे कुकुरमुत्ता सर्वाधिक प्रकाशित है। ये व्यंग प्रधान कविता है। इसमें उन्होंने प्रतीक रूप से पूंजीवाद और श्रमिक वर्ग के जो जीवन की विषमता उसका चित्रण किया है। पूंजी वर्ग का जो प्रतीक गुलाब है और श्रमिक वर्ग का जो प्रतीक है कुकुरमुत्ता है। 1936 में प्रकाशित गीतिका काव्य संग्रह निराला के श्रृंगारिक गीतों का संग्रह है, जो निराला जी ने दिल्ली शीर्षक से कविता लिखी है। ठीक है। अब जो निराला है ना, निराला में बहुत सारी चीज़ें हमको पढ़ने को हैं। एक तो क्या है कि जो निराला है उनकी कई रचनाएं हैं जो बहुत ही अधिक में प्रसिद्ध हैं। पहली और क्या, एक है उनकी रचना तुलसीदास। ठीक है। जो उनकी रचना तुलसीदास है, अत्यधिक प्रसिद्ध रचना है उनकी। एक मिनट। उनकी जो तुलसीदास रचना है वो बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। उसमें क्या है
उसमें क्या है, तुलसीदास रचना में 101 छंदों में लिखित ये खंड काव्य है, जिसमें कवि तुलसीदास के गृह त्याग और तप की घटना का उसमें वर्णन है। ठीक है, आगे हम देखते हैं उनकी जो रचना है, यहाँ मैं लिख देती हूँ तुलसीदास। आगे जो उनकी रचना है, जो कुकुरमुत्ता है, ठीक है, ये तो वैसी रचनाएं थी, ये गरम पकौड़ी, ठीक है, कुकुरमुत्ता वाली हमने भी पढ़ी, बताई थी आपको। ये सब प्रमुख कविताएं हैं ये जो यहाँ पर लिखी। इसमें कुकुरमुत्ता है, गरम पकौड़ी है, वह तोड़ती पत्थर, ठीक है, वह तोड़ती पत्थर, और कौन सी रचना उनकी, और उनकी जो है रचना भिक्षुक, ये सब क्या है, ये सब है प्रगतिवादी जो भावधारा से विकसित ये रचनाएं थी। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि 101 छंद में ये तुलसीदास लिखी गई। ठीक है, और ये जो कुकुरमुत्ता है, कुकुरमुत्ता, गरम पकौड़ी, ये जो यहाँ गरम पकौड़ी लिखी है, और तोड़ती पत्थर और भिक्षुक, ये आपकी जो भिक्षुक है, और वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर है, ये क्या है, ये प्रगतिवादी कविताएं हैं इनकी। ठीक है, और हम देखते हैं कि मुक्तक छंद पर पंत का सहयोग नहीं मिलने पर निराला ने पंत और पल्लव नाम का लंबा लेख लिखा। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा चीज़ें हैं इनके बारे में। क्या हुआ कि जो पंत और पल्लव नाम से एक, ये दोनों क्या है, सुमित्रानंद पंत और उनकी रचना, तो क्या हुआ कि जब मुक्तक छंद पर उनको सबका विरोध झेलना पड़ रहा था और पंत से भी सहयोग ना मिला, निराला ने एक लंबा लेख लिखा जिसमें संस्कृत आचार्यों एवं रविन्द्रनाथ टैगोर के भावों को चुराने का आरोप लगाया। ठीक है, जिसमें क्या हुआ कि उनके भावों को और संस्कृत के आचार्यों के जो चीज़ें थी उनको चुराने का आरोप लगाया गया। अब इनका जो संग्रह था, यहाँ पर हम देखें अनामिका, जो एक अनामिका, दो अनामिका 1 और अनामिका 2 थी। तो अनामिका का जो काव्य संग्रह में दान कविता में धर्म का मतलब न समझने वालों पर व्यंग्य किया गया था, और अनामिका के जो दूसरा संस्करण था उसमें सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा, ठीक है, ये दोनों अपने आप में बहुत मतलब बहुत प्रमुख थी। तो एक प्रकाशन यहाँ हुआ था, एक प्रकाशन यहाँ हुआ था। तो जो दूसरा हुआ था, तो उसमें दूसरे वाले में राम की शक्ति पूजा और जो सरोज स्मृति है वो इन दोनों में, इस वाले में राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति इसमें इंक्लूड हुई थी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं निराला के बारे में कि जो इनकी दिल्ली रचना थी, मैंने आपको नीचे बताया था दिल्ली रचना थी उनकी एक और, उसमें क्या हुआ था, ये सब खास चीज़ें इसलिए आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कुछ रचनाओं के बारे में। महाभारत से लेकर मुगल शासन काल तक के देश के इतिहास का गौरवशाली वर्णन किया गया था। नीचे अभी हम जब उनको अलग से पढ़ रहे थे निराला को, तब वहाँ पर दिल्ली दिया हुआ था। ठीक है, तो दिल्ली रचना आपसे पूछी जा सकती है। छायावाद काव्य का रुद्र या महेश, ब्रह्मा हमने किसको देखा था, जयशंकर प्रसाद को, तो इनको रुद्र या महेश कहा जाता है। और पंचवटी प्रसंग में जो उनकी रचना है पंचवटी प्रसंग, उसमें पंचवटी प्रसंग में अद्वैतवाद का प्रतिपादन हुआ है। ठीक है, किसका प्रतिपादन हुआ, अद्वैतवाद का। अब हम आगे देखते हैं राम की शक्ति पूजा में। राम की शक्ति पूजा में हम देखेंगे, एक मिनट मैं सिलेबस देखती हूँ आपका निराला। तो हम ना एक काम करेंगे, ये जो है ना स्पेसिफिक चीज़ें, ये जब ये राम की शक्ति पूजा तब हम इसके बारे में आपको और डिटेल से बता देंगे। यहाँ पर बता देंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद हो गया और निराला हो गया। अब हम देखते हैं सुमित्रानंद पंत को देखेंगे। ठीक है, तो इनके बारे में क्या है, अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ, इलाहाबाद में मृत्यु हो गई,
पिता का नाम गंगादत्त पंत। आजकल तो पिता के नाम भी देखने पड़ते हैं, पिता के गुरु के नाम, क्योंकि 2 बार आपसे पूछ चुका है। इनकी प्रथम कविता गिरजे का घंटा जो 1916 प्रकाशित हुई। इनको संवेदनशील का कवि कहा जाता है। ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत मूल रूप से अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। ठीक है। तो हमने क्या देखा, जयशंकर प्रसाद में शैव, और जो आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, इनके में हमने क्या देखा, अद्वैत, और इनके में हमने देखा अरविंद। ठीक है। इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, हमने पूछा जाएगा, कई बार पूछ चुका है। और इन्होंने अपने जीवन के 1945 से लेके 1960 तक के काल को नव मानवतावाद का स्वप्न काल कहा है। ठीक है। पंत की काव्य चेतना की विशेषता है, नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार नवीन हिंदी कविता में सबसे श्रेष्ठ प्रतिभा लेकर पंत का विकास हुआ था। ठीक है। अब आगे देखते हैं इनमें कि प्रथम छायावादी रचना क्या है, उच्छ्वास। वैसे इनकी रचना क्या है, प्रथम अगर हम देखें तो गिरजे का घंटा है, लेकिन प्रथम छायावादी रचना उच्छ्वास है। ठीक है। अंतिम छायावादी रचना गुंजन है। ठीक है। अंतिम इनकी छायावादी रचना क्या है, गुंजन है। गुंजन हम देखते हैं, और गुंजन का समय क्या है, गुंजन का समय हमको यहाँ मिलता है 1932। ठीक है, 1932। और उच्छ्वास का समय हमें मिलता है 1920 के आसपास। पंत ने लोकायतन नाम का, ये आपसे कई बार पूछ चुका है। ठीक है। लोकायतन के बारे में, तो लोकायतन जो कि 1964 महात्मा गांधी के जीवन पर है। ठीक है। और पंत जी का संपूर्ण कविता का संकलन सितंबरा में हमको मिलता है, जो कि 1968। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, किस पे, चिदम्बरा पे ही मिला है। चिदम्बरा जो है इसी पे, जो 1968 में है, इसमें इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और कला और बूढ़ा चांद संग्रह पर जो 1961 में है, इसको अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है। और लोकायतन पर इनको सोवियत लैंड पुरस्कार मिला है। ये हो गई 3 रचनाओं पे 3 पुरस्कार देख लिए हमने यहाँ पर। अब हम यहाँ देखते हैं कि पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र माना जाता है। पल्लव को कल्पना का विफल बाल भी कहा जाता है। इसकी भूमिका में भाषा, अलंकार, छंद, शब्द चयन पर विचार व्यक्त किया गया। पंत जी की लाक्षणिक साहस को दिखाया गया है। पंत की जो परिवर्तन कविता है, ये मार्मिक और उच्च कोटि की दार्शनिक कविता है, रहस्यवादी प्रवृत्ति है, और प्रकृति चित्रण आलम्बन रूप में किया गया है। ठीक है। आगे हम देखते हैं पंत और जो बच्चन है, हरिवंश राय बच्चन की सम्मिलित रचनाओं का संग्रह खादी के फूल है। बच्चन का मतलब यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन से है। ठीक है। हरिवंश राय बच्चन से है। ठीक है। आगे हम देखते हैं, और इनके बारे में कई चीज़ें हैं कि जो पंत जी हैं नवचेतनावाद के जी, लेकिन जो मैंने आपको चीज़ बताई है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बताई है। ठीक है। कि ये अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। ठीक है। और इनकी, और जो मैंने बताया कि जयशंकर प्रसाद को अगर ब्रह्मा कहा जाता था, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को अगर शिव कहा जाता था, या शंकर, या रुद्र, महेश, तो पंत को क्या कहा जाता था, पंत को कहा जाता था विष्णु। ठीक है। और इनकी एक कविता है भावी पत्नी के प्रति। ठीक है। एक रचना इनकी ये भी है। बाकी इनकी रचनाओं के बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि जयशंकर प्रसाद, हाँ, रचनाएं कहाँ गई इनकी, ये देखिए यहाँ पर लिखी हुई हैं इनकी रचनाएं, छायावादी रचनाएं ये। और
जो सुमित्रानंद पंत की प्रारंभिक कविताएं वीणा में संग्रहित हैं। इसमें है वीणा में संग्रहित है। ग्रंथि जो है एक विरह परक काव्य जिसमें कवि ने अपनी प्रणय वेदना की स्वच्छंद अभिव्यक्ति की है। किसमें? ग्रंथि में। युगांत छायाबद्ध युग के अंत का उद्घोष है। युगांत ये यहाँ पर 1936, इससे आप इसका वो मान सकते हैं, अंत मान सकते हैं। ग्राम्या में ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण है। ग्राम्या में क्या है? ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण है। और इसकी ग्राम चित्र और ग्राम देवता, इसके आपको क्रम याद करने पड़ेंगे। पंत से प्रश्न पूछा गया था, इनकी रचनाओं का क्रम पूछा गया था। ठीक है, अब ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आपको ग्राम्या के बाद प्रकाशित अधिकतर रचनाओं पे अध्यात्म और अरविंद दर्शन का प्रभाव है। ग्राम्या के बाद ये सब स्वर्ण, ये पूछा गया था नेट में एक बार आपसे कि पंत की किन किन रचनाओं में अरविंद दर्शन का प्रभाव है। तो ये था कि ये जो आपकी ग्राम्या है और ग्राम्या के बाद की जो रचनाएं हैं उसमें क्या है, अरविंद दर्शन का प्रभाव हमको दिखाई देता। स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगांतर और युगपथ स्पेसिफिक रचनाओं में नाम अगर आए तो इनके आते हैं। ठीक है, और इसी को, ये जो अंतश्चेतनावादी है, इसी को हम अरविंद दर्शन से प्रभावित भी मान सकते हैं। अब जब एक बार पूछा जाता प्रश्न तो नहीं, बाद में पूछा जाएगा, इसकी पूरी संभावना रहती है, लेकिन फिर भी अगर पूछा गया है तो वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम उसको पढ़ते हैं। खादी के ये बता चुके आपको। मौन निमंत्रण, ठीक है, इनकी रहस्यवादी कविता है। मौन निमंत्रण, ये भाभी पत्नी की, ये सब जो ये जो लिखी है ना, ये सब थोड़ी फेमस है कि मौन निमंत्रण क्या है। मौन निमंत्रण की रहस्यवादी कविता है। खादी के फूल जो आपको भी बताया, वो क्या था कि हरिवंश राय और इनकी जो मिलके इन्होंने लिखा, ये वो थे, खादी के फूल थे। ठीक है, भावी पत्नी के प्रति 2 बार आ गया यहाँ पर, भावी पत्नी के प्रति भी इनकी एक रचना थी। और पुरस्कार आपको बता चुके हैं। और 1961 में इनको क्या था, पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था 61 में। ठीक है, युगवाणी जो संग्रह है, गांधीवाद और मार्क्सवाद का प्रभाव उसमें हमको दिखता है। किसमें? युगवाणी में। युगवाणी में हमको दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं, अब अगर इससे, अब आपकी टेंशन इस बात की है कि अगर इससे कुछ रचनाएं पूछी जाए, है ना, नहीं रचनाएं नहीं, अगर इससे कोटेशन पूछा जाए तो कोटेशन के लिए आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। ये तो आपको रचनाओं के लिए, और क्योंकि कोटेशंस में हम पता नहीं कर सकते कि कैसे कैसे कोटेशन पूछे जा सकते हैं। अब हम महादेवी वर्मा के बारे में पढ़ते हैं। तो महादेवी वर्मा के बारे में हम पहले अब उनकी रचनाओं में देखें तो सर्वाधिक जो छायावादी कवियों में जो सबसे ज़्यादा रहस्य भावना थी, वो महादेवी वर्मा में हमको दिखाई देती है। यहाँ पर हाँ, जन्म देखिए इलाहाबाद में इनकी मृत्यु हुई, फर्रुखाबाद में इनका जन्म हुआ। पिता का नाम गोविंद प्रसाद। दार्शनिक आधार बौद्ध दर्शन या सर्वात्मवाद। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया। जयशंकर प्रसाद शैव दर्शन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अद्वैत दर्शन, सुमित्रानंद पंत अरविंद दर्शन। ठीक है, और इनका सर्वात्मवाद यानी कि और बौद्ध दर्शन। ठीक है, महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी भी कहा जाता है, आधुनिक मीरा भी कहा जाता है इनको। शुद्ध रहस्यवादी हैं। ठीक है, शुक्ल ने लिखा कि छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी जी ही रहस्यवाद के भीतर रहे। दीपक और बादल महादेवी के प्रिय प्रतीक रहे और अज्ञात सत्ता के प्रति प्रणय निवेदन, इसलिए उनको आधुनिक की मीरा कहा जाता है। विरह की प्रधानता जो लौकिक न होकर अलौकिक विरह है। महादेवी ने अपनी वेदना को मधुमेह पीड़ा कहा है और इनके अनुसार मेरे दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य जिसके सारे संसार को एक सूत्र में बांध रखने की क्षमता है। शुक्ल जी ने कहा है कि इस वेदना को लेकर उन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियाँ सामने रखी जो लोकोत्तर है। कहाँ तक वे वास्तविक अनुभूतियाँ हैं और कहाँ तक अनुभूतियों की रमणीय कल्पना कहा नहीं जा सकता है। उनकी जो यामाकृति थी, उनके निहार, रश्मि, निर्जल, सांदगी जो 4 कविता संग्रह हैं,
उनका संकलन है, ठीक है। और निहार, रश्मि, नीरजा और सांगीत की उनके 4 संग्रह हैं और वो संकलन है। इनका काव्य मूलतः गीत काव्य है, ठीक है। सुख दुख की भावेशमयी अवस्था, ठीक है। और महादेवी को यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, नीरजा पर शेक्सपियर पुरस्कार प्राप्त हुआ। और सप्तपर्णा है, ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्यानुवाद संकलित है इसमें। महादेवी के प्रथम काव्य संकलन निहार की भूमिका जो थी हरिऔध ने 1930 में लिखी। ये ब्रज और आरंभिक खड़ी बोली की कविताओं का संकलन 1984 में प्रथम आयाम शीर्षक से प्रकाशित हुआ। ये नई चीज़ है। महादेवी वर्मा ने हिमालय संकलन का संपादन किया, जिसमें हिमालय से संबद्ध पुराने और नए कवियों की चुनी हुई रचनाओं को संग्रहित किया। महादेवी जी ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए साहित्यकार संसद की स्थापना की। वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। और हम महादेवी वर्मा के बारे में देखेंगे कि जो इनकी रचनाएं हैं, ठीक है, तो उनमें हम देखते हैं कि दीपशिखा, सांध्य गीत, नीरजा, यामा, सप्तपर्णा, ठीक है। एक क्रम से अगर हम देखें तो यहाँ हम देखते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले निहार, रश्मि, नीरजा, तीसरे नंबर पे नीरजा, चौथे नंबर पे हम देखते हैं सांध्य गीत, यामा, दीपशिखा, फिर सप्तपर्णा, फिर प्रथम आयाम और फिर अग्निरेखा। इनकी एक रचना अग्निरेखा भी है, ठीक है। वो भी मैं आपको ये टेबल में दे दूँगी, ठीक है। आगे हम देखते हैं यहाँ पर कि और इसमें क्या तथ्य हमको देखने मिलते हैं, देखने मिलते हैं इसमें। छायावाद के कवि चतुष्टय क्या कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी। छायावाद के बृहत्तरी कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत और निराला जी। और छायावाद के जो लघुत्रयी हैं वो हम देवी वर्मा, राम कुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा। ये कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए यहाँ पर दिया है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यानी कि जयशंकर प्रसाद ब्रह्मा, पंत जी विष्णु और निराला जी महेश। और उनके कवि अन्य देखे छायावाद के अन्य कवि तो उदय शंकर भट्ट, ठीक है, योगी जी, लक्ष्मीनारायण मिश्र, राम कुमार वर्मा। इनकी रचनाएं हो सकती हैं तो इनको हम पढ़ लेंगे, ठीक है। इनकी रचनाएं नहीं, इनके एकांकी वगैरह हम देखेंगे, फिर बस पढ़ लीजिए आप। इनको बहुत रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब हम इसी में देखते हैं ये जो आपका सिलेबस है। सिलेबस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर फिर हमको क्या मिलता है? राष्ट्रीय काव्यधारा की प्रवृत्तियाँ और प्रमुख कवि इसी के अंतर्गत मिल जाता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, इसमें हमको मिलते हैं माखनलाल चतुर्वेदी। इनको हम यूनिट 9 के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। सियाराम शरण गुप्त को, बसंत के बलित की रचनाएं देखेंगे। नवीन को भी हम यूनिट 9 में पढ़ चुके हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान को हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। उनको और उनकी रचनाओं को हम यूनिट 9 में पढ़ चुके हैं। ये चीज़ें, तो अगर हम इतना ही पढ़ लेंगे, ये 3 चीज़ें जो कि आपके यूनिट 9 की दृष्टि से भी देखें तो इम्पॉर्टेंट है, और आपके ये सांस्कृतिक काव्य, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक काव्यधारा से भी अगर हम देखें तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। ये हमने वहाँ डिटेल में पढ़ लिया, तब यहाँ भी क्या ही पढ़ें। दिनकर जी की रचनाएं बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये तो हर इनका क्रम याद करना पड़ेगा, और ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो इसके बारे में भी हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सिलेबस के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, और सिलेबस में दिया तो जैसे कुरुक्षेत्र, इनका क्रम आपको याद रखना पड़ेगा। हो सकता है क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इनका क्रम आपसे पूछा जाए, ठीक है। यह पूछा गया था एक बारी। और सुभानलाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे, ये आपकी जानकारी के लिए। अब
माखनलाल चतुर्वेदी, ये तो हमने बताया ना, हमने पढ़ लिया था। हेमतरंगिणी कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। गांधी सियाराम शरण गुप्त गांधीवादी कवि थे, छोटे भाई थे मैथिली शरण गुप्त के। और एक फूल की चाह, ये काफ़ी प्रसिद्ध कविता थी। हाँ, और बालकृष्ण सविन नवीन भयाना ग्वालियर में हुआ। ठीक है, मैंने बोला ना ये एमपी के हैं, तो उनको थोड़ा डिटेल हम पढ़ेंगे। फिर कुमारी सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है, इनका संबंध भी यहीं से था। इनकी झांसी की रानी हमारे सिलेबस में है। जलियांवाला बाग बसंत, ये भी हमारे सिलेबस में है। और एक और है रचना इनकी, झांसी की रानी और जलियांवाला बाग में बसंत, और इनकी, देखिए मैं बताती हूँ, यूनिट 9 में है, वीरों का कैसा हो बसंत। ठीक है, ये 3 रचनाएं, एक वीरों का कैसा हो बसंत, झांसी की रानी, और जलियांवाला बाग हमारे सिलेबस में है। माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन। ठीक है, तो इनको हम वहाँ यूनिट 9 में हमने इनके बारे में काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है। दिनकर जी के बारे में आप पढ़ लीजिए कि दिनकर जी स्वयं को छायावाद की ठीक पीठ पर आने वाला कवि मानते हैं। इनकी पहली रचना प्रणभंग इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और दिनकर को उर्वशी गीति नाट्य पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। श्रृंगार प्रधान है और कामाध्यात्म का निरूपण पुनर्विवाह और उर्वशी के माध्यम से किया गया। ये आपको पूछा गया था, ये वाला प्रश्न। ठीक है, इनकी जो कुरुक्षेत्र रचना में युद्ध और शांति की समस्या पर विचार किया गया, वही रश्मि रथी कर्ण के जीवन पर आधारित महाकाव्य है। थोड़ा सा आप श्याम नारायण पांडे की भी पढ़ सकते हैं कि हल्दी घाटी पर महाराणा प्रताप के जीवन पर जो आधारित प्रबंध काव्य और जौहर कौन है। एक बार पूछा गया था ये वाला प्रश्न, बस एक बार पूछा गया था। झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसके जो रचयिता है वो कौन है, श्यामलाल पार्षद जी हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं त्रिधारा काव्य संग्रह में सुभद्रा कुमारी चौहान, केशव प्रसाद पाठक और माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं जो हैं वो संकलित हैं। अब आगे ये सब एक्स्ट्रा है, आपके सिलेबस में तो नहीं दिया हुआ, लेकिन फिर भी हम इनको देख लेंगे एक बार एग्ज़ाम में जाने से पहले, क्योंकि इस रूप में तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन किसी और रूप में पूछा जा सकता है। अब ये प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ है, नामवर सिंह का छायावाद, देवराज का ये पूछा, नेट पे पूछा जाता है ऐसे प्रश्न। ठीक है, नंद दुलारे वाजपेयी का जयशंकर प्रसाद, क्योंकि जब हम छायावाद पढ़ते हैं तो इसलिए हम इनका उल्लेख उचित समझते हैं यहाँ पर, ये पंत प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, तो ये हमारे में इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से हमारा छायावादी जो कविताएं हैं वो हमारे यहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, छायावादी कविता हमारे पर यहाँ ख़त्म हो जाती हैं, और राष्ट्रवादी कविताएं भी हमारे यहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं। और कोई हमारी राष्ट्रवादी कविता में बहुत ज़्यादा हमें दिनकर का ही था जो बहुत मतलब डिटेल में पढ़ना था। बाकी तो ऐसा है कि हम यूनिट 9 में उनको पढ़ ही लेंगे, है ना। जैसे कौन, आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान है, बालकृष्ण शर्मा नवीन है, माखनलाल चतुर्वेदी, ये बहुत इम्पोर्टेंट थे, है ना। तो इनको तो हम कहाँ पढ़ लेंगे, यूनिट 9 में हम पढ़ चुके हैं एक बार इनको, तो हम नहीं समझते कि इनको दोबारा पढ़ना। और फिर हरिवंश राय बच्चन है, इनको पढ़ना है, तो इनको हम देख लेंगे हरिवंश राय बच्चन को। ठीक है, क्योंकि हमारे सिलेबस में तो हालांकि दिया नहीं है उनके बारे में इतना विशेष, लेकिन फिर भी हम एक बार प्रगतिवाद प्रयोगवाद जब पढ़ेंगे तो हम उनको देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारा जो छायावाद वाला है चैप्टर, यहाँ पर ख़त्म होता प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। या फिर ऐसा करेंगे कि हम थोड़ा सा जब प्रगतिवाद शुरू करेंगे उसके पहले थोड़ा सा हरिवंश राय बच्चन और उनको देख लेंगे। मुख्य मुख्य रचनाएं तो आपको PDF में मिल ही चुकी हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से छायावाद अपना यहाँ पर अंत करते हैं।
और अब हम शुरू करेंगे अपना प्रगतिवाद। ठीक है, प्रगतिवाद हम शुरू करेंगे और प्रयोगवाद। तो हमारे प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिता, और हालावाद। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम मिलते हैं।